नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। संसद का बजट सत्र अब एक्सटेंड किया गया है और इस बार मुख्य चर्चा का एजेंडा है महिला आरक्षण बिल। सरकार इसे लागू करने के लिए पूरी तैयारी में है और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। ये बिल 2029 के आम चुनाव से पहले महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने का संकेत भी देता है। हालांकि विपक्ष ने इस बिल को चुनाव के बीच लाने पर सवाल उठाए हैं और सर्वदलीय चर्चा की मांग की है। कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी नेता इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बता रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इसे चुनाव के बाद ही लाना चाहिए, लेकिन सरकार ने अपनी प्राथमिकता साफ कर दी है। महिलाओं के लिए यह आरक्षण अब लागू होना चाहिए। इस बीच संसद की बैठक 16 अप्रैल से शुरू हो रही है और 17 व 18 अप्रैल को भी कार्यवाही जारी रहेगी। इस दौरान सरकार महिला आरक्षण बिल पर चर्चा कर संसद में इसे पारित कराने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। अब सवाल ये उठता है, इस बिल पर विपक्ष की आपत्ति कितनी असर डाल पाएगी और सबसे अहम, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के इस कदम में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की भूमिका क्या होगी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए, बेहद खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से डॉक्टर निमिषा गौर जी। बहुत स्वागत है निमिषा जी आपका। कांग्रेस हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी जैदी जी हैं। मीनाक्षी जी आपका भी बहुत स्वागत है। ममता शेखावत जी भी चर्चा में शामिल हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता है। ममता जी आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ ही देर बाद अदिति भी हमारे साथ जुड़ेंगी। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी निमिषा जी आपसे, क्योंकि सरकार गंभीर है महिलाओं के आरक्षण को लेकर। जिस तरह से एक नया फॉर्मूला लाया गया है, सीट भी बढ़ाई जाएगी, 273 के करीब भागीदारी महिलाओं की होगी। सबसे अहम सवाल है, क्योंकि जब ये बात आई थी उस वक्त भी हमने चर्चा की थी, लेकिन आज इसलिए जरूरी है कि अभी एक्सटेंड किया गया है सत्र को, जिस पर इसे लेकर चर्चा होगी। क्या वाकई में ये मंशा सरकार की है कि इसे पारित कर लिया जाए, क्योंकि चुनाव भी इस दौरान है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। देखिए श्वेता जी, भारत की शक्ति, नारी शक्ति को साथ लेकर के आगे चल रही है। विकसित भारत के संकल्प में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ग्रोथ में, जेंडर इक्वलिटी को दृष्टिगत करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूर्ण बहुमत से पास हो चुका है। और इसे एक दृष्टिकोण से देखा जाए कि लगातार सतत प्रक्रिया है जो 1996 से चालू हुई और 2023 तक आके रुकी। और अब जब हम परिसीमन की बात कर रहे हैं, डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो ये हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में शीघ्र ही संसद और विधानसभाओं में नारी शक्ति नीति निर्माता होगी। भारत की ऋग्वेद की, वेदों की ऋचाएं लिखने वाली भारत महिला अब आने वाले समय में संसद और विधानसभाओं में नीति निर्माता बनेगी। बिल्कुल, अच्छी तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन एक सवाल और है। देखिए, सरकार गंभीर है, मंशा साफ है, ऐसा कहा जा रहा है और लाना चाहती है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि 2029 से पहले इसे लागू किया जाएगा। लेकिन जब अभी बीच में चर्चा हो रही है, इसे पारित कराया जा रहा है, तो फिर 2029 का इंतजार क्यों? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जिसमें परिसीमन के बाद में सबसे पहले तो आपका ये जनगणना होगी, उसके बाद में डिलिमिटेशन और सेंसस किया जाएगा, उसी के पश्चात में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में ही इसको लागू किया जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 ये कहता है कि हर जनगणना के पश्चात में सेंसस किया जाए। उसके पश्चात आप ये देखिए, 1976 के बाद में सेंसस को 2001 तक के लिए सीमित कर दिया गया था पार्लियामेंट मेंबर्स की। उसके बाद 2001 में के बाद उसको 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। तो यही समय है, सही समय है कि इस पर चर्चा की जाए और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भारत की संसद के पटल पर ला करके इसे शीघ्र लागू करवाया जाएगा। 2029 आने वाला समय है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के बाद लागू होगा। और आप देखिए, भारत की नारी शक्ति आगे बढ़ करके भारत की नीति निर्माता बनेगी। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही समय है। डॉक्टर मीनाक्षी जैदी जी भी हमारे साथ हैं। मीनाक्षी जी, विपक्ष महिला होने के नाते बात करो तो
अच्छी बात है, इंतजार सभी कह रहे थे कि भागीदारी, आधी आबादी, ये बातें कही जाती है, लेकिन मौका और मंच कभी नहीं मिला। और अगर ऐसा किया जाता है तो ये महिलाओं के लिए अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष के विरोध की वजह क्या है? क्या प्रक्रिया को लेकर सवाल है या फिर मंशा पर सवाल है? नमस्कार। और जो ये अभी बिल लेकर आया जा रहा है, जो महिलाओं को आरक्षण मिलने की बात है, उसका हम निश्चित तौर पे स्वागत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इसके साथ नहीं थी, कांग्रेस इसके साथ हमेशा से थी। हम 73वां 74वां जब संविधान संशोधन लेके आए थे, उसमें भी महिलाओं को आरक्षण दिया था। लेकिन बात जो है वो सारी टाइमिंग पर है। बरसात के आते ही तौबा ना रही बाकी, बादल जो नजर आए बदली मेरी नीयत भी। तो जैसे ही चुनाव रूपी बारिश आती है तो बीजेपी एक नए नए जो कहते हैं हथकंडे अपनाने शुरू कर देती है। तो आप खुद सोचिए कि 2023 में जब ये बिल पारित हुआ था, 2011 का सेंसस तो तब भी था हमारे पास। आज 2023 से लेके 2026 में मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां बदल गई? अगर करने की मंशा थी तो तभी भी किया जा सकता था। 2011 का सेंसस तो तब भी हमारे पास था। और जैसे अभी डॉक्टर निमिषा गौड़ ने कहा कि 82 आर्टिकल के अंदर जो उसको फ्रीज कर दिया गया कि जो डिलिमिटेशन होगा वो 2026 के सेंसस के बाद होगा। तो 2026 के बाद अब इन्होंने 2021 का सेंसस भी इसीलिए 2026 तक लेके आए हैं ताकि उसको हम 2031 तक हमें इसको लिंगर ऑन नहीं करना पड़े। तो 2021 में सेंसस करवाया जा सकता था। जब 2021 में कोविड का बहाना लेके सेंसस को टाला गया, उस दौरान चुनावी रैलियां तो नहीं रुकी। अगर करवाना चाहते तो मंशा थी तो तब करवाया जा सकता था। और जैसा इन्होंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान है कि यथासंभव जो पार्लियामेंट्री सीट होगी वो जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन है उनका इक्वल रहेगा। मतलब अगर एक पार्लियामेंट सीट 10 लाख का रिप्रेजेंटेशन कर रही है तो दूसरी पार्लियामेंट सीट भी मोर और लेस उतना ही रिप्रेजेंटेशन करेगी। तो आज हम 2026 के अंदर 2011 के जब सेंसस के आंकड़े उठाएंगे तो क्या वो सच में प्रतिनिधित्व कर पाएंगे उसका? फिर दूसरी बात, विपक्ष जब ये कह रहा है कि अभी ये जब कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और जब बीजेपी ये कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार है, तो उस डबल इंजन की सरकार को कम से कम उस आदर्श आचार संहिता का तो मान रखना चाहिए। या इन्होंने एक अनादर्श की आचार संहिता बना रखी है जिसमें इनको सिर्फ अनाचार हो अनाचार करना होता है। अगर इनको ये, जब हम विपक्ष ये मांग कर रहा है कि आप ये चुनाव निपट जाने दीजिए, चुनाव वैसे भी आनंद फानंद में आपने बहुत ही एक सबसे जो शॉर्टेस्ट टाइम होता है उसमें ये करवा रहे हैं, तो वो हो जाने दीजिए। उसके बाद आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सबसे कंसल्टेशन करके हम इसको एक प्रॉपर तरीके से लेके आएंगे। आज हम इसको 2011 के सेंसस के आधार पर लेके आ रहे हैं और उसके अगर लेके ही आना था तो फिर इससे पहले लेके आते ताकि जो इन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पे भी हमें महिला आरक्षण का लाभ मिलता। ठीक है, यानी सिर्फ टाइमिंग को लेकर सवाल कि इलेक्शन के बीच में इतनी जरूरत और इतनी जल्दबाजी क्यों है कि इसे लाया जाए? आपका सिर्फ यही ऑब्जेक्शन है। ठीक है, ममता शेखावत जी भी हमारे साथ है। ममता जी, बेहद अहम है। अब देखिए, पॉलिटिकल तौर पर तो बात की जाए, लेकिन महिला होने के नाते हम हमेशा बात करते हैं मजबूती की, एक मंच मुहैया कराने की, महिलाओं को अपने आप को साबित करने की। और ये अच्छा मौका है जब सीट्स बढ़ाई जाएंगी, आरक्षण यहाँ दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम संसद में देख पाएंगे। क्या लगता है आपको, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा या आपको लगता है कि चुनौतियां और ज्यादा बढ़ेंगी? देखिए, दिस इज अ टाइम टू सेलिब्रेट। और इस समय पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको, महिलाओं को खासकर, एकजुट होकर और इसके सपोर्ट में हमें खड़े रहना चाहिए। और डेफिनेटली प्रजातंत्र, जो डेमोक्रेसी है, वो सभी को इक्वली ट्रीट करती है। तो काफ़ी, मतलब आप देखें, काफ़ी टाइम के बाद कुछ महिलाओं के पक्ष में बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो 2023 से अभी नाउ इट इज़ 2026, हम 3 साल तक तो वेट कर चुके हैं। अगर हम आपस में ही झगड़ते रहेंगे और दलगत राजनीति में ही उलझे रहेंगे तो देखिए नुकसान किसका होने वाला है? महिलाओं का। तो प्रजातंत्र में महिला पुरुष दोनों को समान रूपी अधिकार मिल रहे हैं। तो अगर महिला को कुछ रिजर्वेशन मिल रहा है, उनके अधिकारों को अगर आगे लाया जा रहा है, तो दिस इज अ टाइम व्हेन वी शुड गेट यूनाइटेड। तो दलगत राजनीति को छोड़कर
कोई भी पार्टी हो, सबको, स्पेशली जो महिलाएं उन पार्टीज में हैं, आपस में एक दूसरे में कमियां निकालने के बजाय एकजुट होकर आप सपोर्ट करिए और पॉसिबल करिए। देखिए, अगर हम कमियां ढूंढने निकलेंगे तो हर चीज में कमी नजर आएगी। लेकिन जो विपक्ष कह रहा है कि अगर इस नजरिए से भी देखा जाए कि चुनाव में इसका असर हो सकता है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, अगर इतने दिन रुके हैं तो 10-15 दिन और रुकने में क्या हर्ज है? तो क्या आपको लगता है कि इस नजरिए से अगर देखा जाए तो इतना हल्ला या इतना ऑब्जेक्शन, या फिर 15 दिन तो बहुत नहीं है? देखिए, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर महिलाओं के पक्ष में कोई चीज हो रही है और अगर महिलाओं का उद्धार हो रहा है, उन्हें अगर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो अगर ये बहुत ही छोटी संकीर्ण मानसिकता अगर हम रखते हैं कि 10 दिन या 15 दिन, तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज रेलिवेंट। दिस इज नॉट द टाइम फॉर दिस। हमें जल्द से जल्द चाहिए कि हमें हमारा प्रतिनिधित्व मिले। तो ये छोटी संकीर्ण मानसिकता से उभर कर एकजुट होकर, देर आए दुरुस्त आए। हालांकि काफी देरी हो चुकी है। आई एम नॉट दैट हैप्पी कि इतना टाइम हो गया और 23 से 26 तक हम वेट ही कर रहे हैं। अभी संशोधन आना बाकी है। आप ये कह रहे हैं कि इतना इंतजार किया है और अब जब तारीख तय है, 3 दिन दिए जा रहे हैं, इस पर चर्चा होकर बिल पास कराया जा रहा है, तो उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अदिति भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति नागा, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, अब बेहद अहम मुद्दा। देखिए, अब जब दिल्ली की बात होती है, संसद की बात होती है, तो महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, एक तरफ तो खुश आधी आबादी कि यहाँ पर मौका मिल रहा है प्रतिनिधित्व करने का, संख्या बढ़ेगी और बड़ी तादाद में महिलाएं नजर आएगी संसद के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, एक तो 16, 17, 18 3 दिन दिए जा रहे हैं पूरी तरह से इस पर चर्चा के लिए, इसे पारित कराने को लेकर। चुनाव भी उस दौरान है, विपक्ष का सिर्फ टाइमिंग को लेकर सवाल है। तो ये दोनों ही एंगल से मैं आपसे कमेंट जरूर चाहूंगी कि क्या मंशा सत्ता पक्ष की और विपक्ष जो कह रहा है उसमें कितना वेटेज है? बड़ी संख्या में महिलाएं भी दिखेंगी और पुरुष भी दिखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जब 33% आरक्षण दिया जा रहा है, तो ये जो 543 सीट्स वाली लोकसभा है वो अब 816 वाली हो जाएगी। यानी पुरुषों के भी जो उनके खाते से कुछ नहीं लिया जा रहा, महिलाओं के लिए खाता अलग निकाला जा रहा है। तो पुरुषों की तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। चिंता की बस इतनी बात है कि जब लॉटरी निकलेगी तो आपकी सीट जा सकती है महिला खाते के लिए 3 साल के लिए। पहली बात, बहुत लंबा समय का इंतजार हुआ। इसमें विल पावर, मंशा और 2/3 बहुमत, यानी कि जो भी सरकारें रही उनको एकजुटता वाली बात रही कि उनको समर्थन नहीं मिल पाया। देखिए, ऐसा है कि ये तो जब पहली बार महिला आरक्षण बिल पारित हुआ था तो वो तो तय है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नैरेटिव के लिए, मैसेज के लिए इसको अपोज तो कर ही नहीं सकते। पर जब कोई पॉलिसी बिल्डिंग होती है तो उसमें कंसेंसस की जरूरत होती है। साउथ के जो राज्य हैं जहां पर आबादी कम होती है, उस लिहाज से साउथ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि चर्चा हो। विपक्ष का ये मानना है कि हम पे प्रेशर हो रहा है डीलिमिटेशन कमीशन बनाने को लेकर। सरकार डीलिमिटेशन कमीशन इसलिए बनाना चाहती है जल्द से जल्द क्योंकि उसमें भी 2-2.5 साल का समय लगता है और उनको सरकार को कम वोट में 2029 में ही लाना है। जब पहली बार नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल आया था तब ये कोई टाइमलाइन नहीं थी कि 2029 में ही लाना है। 1 नेशन 1 इलेक्शन और महिला आरक्षण के लिए, दोनों के लिए इस तरीके के जो अंदर के प्रावधान थे और देखा गया तो यही आया कि 2034 से पहले नहीं हो सकता। तो अब मंशा का सवाल जो बात आ रही है वो है वोट, क्योंकि आपने देखा जिन जिन राज्यों में महिलाएं एकजुट होकर वोट कर रही हैं, बीजेपी या जिस भी पार्टी को वोट कर रही है वो जीत के आ रहा है। हरियाणा में तीसरी बार की सरकार जीतना, महाराष्ट्र में जबरदस्त जीतना, और आप सारे राज्य ले लीजिए। झारखंड में सारी महिलाओं ने जेएमएम को वोट किया तो झारखंड जीत गई। तो जाहिर तौर पे इसके पीछे कोई भी मंशा होती है, वोट की राजनीति की मंशा होती है, वो समझ आता है। अब देखिए, फैक्ट्स ये हैं कि 16, 17, 18 को दोबारा से संसद खुलेगी, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं 23 तारीख को बंगाल के चुनाव हैं। जब 16, 17, 18 को ये बिल पारित हो जाएगा कि 2011 के सेंसस से ही हम डीलिमिटेशन कमीशन बिठाएंगे और उसके बाद 2029 तक लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं का आरक्षण होगा, तो वो बंगाल जहां पर महिला सशक्तिकरण बहुत ज्यादा है, पहले से है, जहां पर महिलाएं ज्यादा समझती हैं राजनीति को, वहां पर एक इम्पैक्ट आएगा, एक मैसेज जाएगा। क्योंकि इस बार बंगाल की जो चुनाव की राजनीति है उसमें हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति फिर भी बैक सीट पर है। वो तो चलो जो हुआ SIR और तमाम चीजें, और ओवैसी लड़ रहे हैं हुमायूं कबीर के साथ, वो अलग मुद्दा है।
लेकिन यहाँ पर महिलाएं दीदी को वोट करेंगी या नरेंद्र मोदी को वोट करेंगी या महिलाओं में स्प्लिट होगा। इसलिए आपने देखा कि जो महिलाओं को, यानी आरजीकर कॉलेज वाली जो बच्ची जिनका रेप हुआ था, उसकी माताजी को टिकट दिया बीजेपी ने। तो ये जाहिर तौर पे विपक्ष का मानना है कि इसके पीछे वोट की राजनीति है, लेकिन इसके इतर अगर पॉलिसी मेकिंग की बात की जाए तो जाहिर तौर पे कल भी अगर कोई चीज हो रही है महिलाओं को लेकर तो वो भी लेट है, आज होनी चाहिए। और उसके लिए सत्ता और विपक्ष और सारी पॉलिटिकल पार्टियों को कंसेंसस बनाकर एक दूसरे से बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है मीनाक्षी जी, टाइमिंग को लेकर आपने कहा, लेकिन आदित्य ने बताया कि क्यों ये जरूरी बन रहा है। ठीक है, असर तो होगा चुनाव में, क्या सिर्फ यही वजह है कि असर होगा चुनाव में? लेकिन अब तो सरकार की तरफ से तय भी है 16, 17, 18, तो विपक्ष का अगला कदम क्या है? विपक्ष का अगला कदम, जहां तक इस बिल का सवाल है, बिल पे तो हमारा समर्थन रहेगा, उसको समर्थन नहीं दिए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं फिर यही कहूंगी कि जो पूरी ऑब्जेक्शन है हमारी लेके, वो इसी चीज को लेके है कि टाइमिंग, जैसे अभी अदिति जी ने भी कहा कि 16, 17, 18 को जब ये वहां पे संसद में ये बिल पारित हो जाएगा संशोधन का, और उसके बाद 23 अप्रैल को जब चुनाव होंगे, तो अब महिलाओं के सामने मोदी और दीदी, उन दोनों में से चुनने के लिए क्या रहेगा, ये आप सब भी समझ सकते हो कि किस लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। क्यों बिहार के चुनावों के बीच में, आचार संहिता के बीच में महिलाओं के खातों में पैसे डाले जाते हैं और फिर कैसे चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित किया जाता है। तो हमारी जो सारी की सारी ऑब्जेक्शन है सिर्फ एक इस बात को लेकर है, और इस जो मतलब इसकी मंशा को लेकर है कि 2011 का जो सेंसस था वो 2023 में भी था। अगर करना था तो 2023 में उसी वक्त कर लिया जाता, तो 2024 के हमने पार्लियामेंट इलेक्शन के चुनाव भी देखे, उसके साथ कई राज्यों के चुनाव भी हुए, फिर महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, फिर हरियाणा का चुनाव हुआ, अभी हम वेस्ट बंगाल का और तमाम अन्य, असम के और पौंडीचेरी, तमाम अन्य राज्यों के चुनाव अभी देख रहे हैं। अगर वो 2023 में भी हो जाता तो इन सब जगहों पे भी महिला आरक्षण का लाभ मिल पाता, और महिला आरक्षण जब आएगा ये निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम होगा। लेकिन इसमें भी एक जो और क्योंकि जो इसके अंदर जो आरक्षण दिया जाएगा, महिला आरक्षण के अंदर ही SC ST का आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन OBC को लेके अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि OBC की महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिले। निमिषा जी, ये एक सवाल जो उठा अभी कि अच्छा फैसला है, जल्द से जल्द सरकार लेना चाहती है, 3 दिन तक चर्चा होगी, लेकिन बिना सर्वदलीय की सहमति के इतना बड़ा फैसला लेना, क्या ये सही है? देखिए श्वेता जी, महिला आरक्षण बिल आएगा, अब आ गया है तो अब आपको टाइमिंग की चर्चा करते हैं आप। मैं एक निवेदन करूंगी कि आप वन नेशन वन इलेक्शन का भी सपोर्ट करिए, क्योंकि आप बार बार टाइमिंग की बात कर रहे हैं। उधर वन नेशन वन इलेक्शन का आप सपोर्ट नहीं करते हैं, इधर जब चर्चा की बात आती है तो आप उसका विरोध करेंगे। टाइमिंग तो आ चुका है, भारत की महिला शक्ति का टाइम आ चुका। महिला, ममता, ही हिम्मत, अला लज्जा, उसकी प्रतीक नारी शक्ति वंदन अधिनियम। देखिए श्वेता जी, मेरी बात सुनिए। ओवरऑल जो परसेंटेज देखा जाए, पार्लियामेंट में देखें तो कट ऑफ करके 14 to 20% ही प्रेजेंटेशन होता है, और विधानसभाओं को देखें तो 8 to 10, चाहे फीमेल रिप्रेजेंटेशन हो या फीमेल वोटर्स हो, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि 2014 के बाद हुई है। महिलाओं के संपूर्ण सर्वगामी विकास के लिए रसोई से लेकर के उनके सशक्तिकरण की योजनाएं बनाई गई, उनको मुद्रा ऋण दिया गया, उनको भारत के विकास में सहभागी बनाया गया। अब श्वेता जी समय आ चुका है कि भारत की नीति निर्माता महिलाएं भी बने। तो अब जो परिचर्चा आगे होने वाली है 16, 17, 18 को, उसकी सहभागिता करें। विरोध के लिए विरोध करना विपक्ष की प्रवृत्ति हो चुकी है, और कांग्रेस तो कहती आ रही है आएगा, लेकिन एक परिवार की चाकरी करती है कांग्रेस। पता, देखिए हमने बात करी पॉलिसी, हमने ये भी बात करी कि सबको कंसेंसस लेना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि 60 साल जब एक स्ट्रेटेजी, टाइमिंग के साथ साथ स्ट्रेटेजी की बात होनी चाहिए। विपक्ष जब भी संसद उठता है, हाउस आता है, तो विपक्ष कहता है कि जवाब दे ईरान वेस्ट एशिया के वॉर पर, तो ठीक है, प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। तो जब वो जवाब देते हैं तब कुछ और ऑप्शन हो जाता है। बात यह है स्ट्रेटेजी की
बीजेपी बनाती है स्ट्रेटेजी। आप 60 से 70 साल कांग्रेस रही सत्ता में, आप ये समझ ही नहीं पाए कि आने वाला समय महिलाओं का है, तो आप कंसेंसस बनाते। आपका यूपीए 1 यूपीए 2 में आप कंसेंसस नहीं बना पाए। अब आज बीजेपी जब ये स्ट्रैटेजी बना रही है, उससे 100% महिलाओं का वोट बैंक बीजेपी की तरफ खिसकेगा। तो आज कांग्रेस को चिंता हो रही है, क्योंकि आज राहुल गांधी अभी तक बंगाल नहीं गए। ये स्ट्रैटेजी टीएमसी ने या राहुल गांधी ने क्यों नहीं बनाई कि आरजीकर की जो बच्ची थी उसकी माताजी को राजनीति में लेकर आया जाए, न्याय मिले। सिर्फ एक दिन सड़क पे जाके प्रोटेस्ट कर लिया। प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस आज भी बीजेपी की स्ट्रैटेजी के सामने नहीं लड़ पा रही। बीजेपी की हर स्ट्रैटेजी में वोट बैंक होता है, पर आप भी करिए ना। फिर अभी तक राहुल गांधी केरला नहीं जा रहे, केरला गए तो असम नहीं गए हैं, असम से लोग छोड़ के जा रहे हैं तो उनको रोका नहीं जाता है। इसके साथ साथ बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, जो आ रहा है आने दो, ठीक है, उसका कुंबा बढ़ता है, उसका परिवार बढ़ता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे टाइमिंग और पॉलिसी को पीछे रख दे। बीजेपी स्ट्रैटेजी वाइज, कांग्रेस स्ट्रैटेजी वाइज बीजेपी को काउंटर ही नहीं कर पा रही है। देखिए अदिति, मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगी कि आप देखिए उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के विधानसभा चुनाव में इन्होंने कहा था अब होगा न्याय, 40% तक हम देंगे। लेकिन कांग्रेस की उस स्ट्रैटेजी में भी जहां पर फीमेल के प्रोटेक्शन की बात करती है, उसकी नीति में भी खोट है, उनकी स्ट्रैटेजी में भी खोट है, इसलिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और आप देखिए अब होगा न्याय, सबसे बड़ी बात है श्वेता, किसी तरह का उनको सपोर्ट नहीं मिला। पॉलिटिकल पार्टी ने कांग्रेस जो है बिल आने से पहले अपने लिस्ट में, कैंडिडेट के लिस्ट में 33% आरक्षण नहीं दिया। जब तक बिल नहीं आएगा आप देंगे ही नहीं। बीजेपी ने भी नहीं दिया। अगर कांग्रेस को लीड लेनी थी तो कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों में ले लेते। इतने सारे चुनाव बीत गए, वो भी नहीं किया। स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम है, स्ट्रैटेजी की दशक मिले इनको भारत की राजनीति में नीति निर्माता बनाने के लिए, बहुत लंबा समय मिला उनको। लेकिन कांग्रेस से हमेशा विरोधाभास की राजनीति करी, और वो नहीं भूले शायरा बानो से शबाना का सफर। ठीक है, आज अब तो मोदी सरकार है, जब तक कांग्रेस का जिक्र करें अब तो बहुत वक्त हो गया। ममता जी फाइल कमेंट। निमिषा जी एक सेकंड रुकिए। ममता की नीति के साथ ममता जी फाइल कमेंट। देखिए ये टाइम है एकजुट होने का। अगर हम महिलाएं इसको सपोर्ट नहीं करेंगे और एक दूसरे में मीन मेक निकालेंगे तो देखिए इट्स ऑलरेडी टू लेट एंड वी डोंट वांट कि ये और लेट हो। तो ये अभी सही समय है कि हमें एकजुट होना है, तो कमियां ना निकालें। काफ़ी ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो अब ये टाइम है जब हम एकजुट होकर इसका साथ दें और उम्मीद रखें कि जो महिलाओं के लिए होने जा रहा है, काफ़ी देर से हुआ है लेकिन जो होने जा रहा है वो बहुत अच्छा है और आने वाला भविष्य है हम महिलाओं का बहुत सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेगा। तो ये टाइम है कि हम एकजुट हो जाएं। दलगत राजनीति और संकीर्ण मानसिकता को छोड़ दीजिए। टाइम बीइंग आपने बिल पारित करते समय भी एकजुटता दिखाई थी, तो अब आप ये सब कमियां ना निकालें और इसका होल हार्टेडली सपोर्ट करें ताकि लोकतंत्र का भला हो और महिलाओं का भला हो। बिल्कुल अदिति, एक फाइनल कमेंट जरूर चाहूंगी, क्योंकि महिलाओं के भला होने की या महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ने की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन एक मीनाक्षी जी, अब एक तरफ तो समर्थन भी है, लेकिन कांग्रेस या विपक्ष खुलकर समर्थन क्यों नहीं कर रहा है कि नहीं ये आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है और हम सब साथ हैं? नहीं, बिल्कुल खुलकर समर्थन इस बिल को लेकर तो बिल्कुल कोई विरोध है ही नहीं है। हाँ। कोई विरोध नहीं है। और बार बार जो मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ वो यही है कि ये जो टाइमिंग है, जो आदर्श आचार संहिता है, अरे आप जिस मुद्दे पे है निमिषा जी उस पे ही रहिए। जब वन नेशन वन इलेक्शन की डिबेट होगी तब उस पे भी चर्चा होगी। नहीं, कोई जुड़ता नहीं है। अभी महिला आरक्षण की बात है, उस मुद्दे पे रहिए। आप देश को भटकाती रहती है। नहीं, बीजेपी का काम है सिर्फ देश को भटकाने का काम कांग्रेस ने किया है। की बात हो रही है उस नारी मुद्दे पे शक्ति बात वंदन कीजिए। अधिनियम आया है, नहीं, महिलाएं बढ़ चढ़ के स्वागत कर रही है और आज बिल्कुल हम भी स्वागत कर रहे हैं। महिलाएं की अगर प्रशासन के अंदर आएंगी, राजनीति के अंदर आएगी तो निर्माता बन चुकी में सेंसिटिविटी बढ़ेगी, राहुल गांधी पारदर्शिता बढ़ेगी और गांधी परिवार बढ़ेगी, एक परिवार की राजनीति चेहरा भी बदलेगा और उसी का इंतजार, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करते हुए। शुक्रिया मीनाक्षी जी, निमिषा जी, ममता जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बेहद अहम मुद्दा है। अब देखिए चर्चा भी होगी 16, 17, 18 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे इस लिहाज से भी, क्योंकि देखिए चुनाव है। सवाल विपक्ष उठाएगा कि चुनाव के बीच में इतना बड़ा फैसला लेना या इसे चर्चा करने की क्या जरूरत है। लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है ऐसा भी नहीं, लेकिन विपक्ष जरूर इस सवाल को उठाएगा, वो जायज उनका सवाल उठाना। लेकिन ये भी जरूर है कि जब महिलाओं के आरक्षण की बात की जाती तो ये सिर्फ बातें ना रह जाए, ये सिर्फ मुद्दे
तक न रह जाए, ये सिर्फ चर्चा का विषय ही न रहे, इसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए, एग्जीक्यूट हो, महिलाओं को मौका मिले, उनकी भागीदारी बढ़े और इसके लिए कम से कम महिलाओं को तो एकजुट होना चाहिए। हाँ, ये थोड़ी मजबूरी हो जाती है कि पार्टी स्तर पर आपको बात करनी पड़ती है, लेकिन अगर देश की महिलाओं से पूछा जाए तो हर महिला ये कहती है कि बहुत अच्छा फैसला है, जल्द से जल्द इसे लागू कर दिया जाए, मौका मिलना चाहिए, इसमें देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इंतजार है जब 16 तारीख को एक्सटेंड किया गया है सत्र को और इस पर चर्चा होगी तो किस तरह से अपनी बात यहाँ पर रखी जाती है और कैसे ये पारित होता है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।